Shivani and I'm back with a new video for class 10th, and in this video we are starting with the topic 3 of the chapter, the rise of nationalism in Europe. I have already told you कि बोर्ड आने वाले हैं and बोर्ड में से एक क्वेश्चन 5 मार्कर का इस चैप्टर में से पक्का आएगा, तो उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन कर लीजिए एंड हर एक टॉपिक से रिलेटेड मैंने इंडिविजुअल क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस भी डाली है, so kindly see that. So let's get started to topic 3 of this chapter. So let's start with topic 3, and in the topic 3 our topic is the age of revolutionary from the rise of nationalism in Europe, and I'm again reminding you कि इस chapter से 5 मार्कर पक्का आने वाला है, so prepare accordingly. राइट, सो टॉपिक 3 से पहले हमने नेशनलिज्म और लिबरलिज्म के बारे में पढ़ा था टॉपिक 2 में, एंड मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि इन दोनों का मतलब काफ़ी अलग होता है, स्पेशली लिबरलिज्म अकॉर्डिंग टू द पीपल, मिडिल क्लास के लिए अलग था, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अलग था, बाकियों के लिए अलग था. तो ये जो फीलिंग थी नेशनलिज्म और लिबरलिज्म वाली वो पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गई, और जिसकी वजह से 1830 में 2 रेवोल्यूशन हुए थे. ठीक है, एक रेवोल्यूशन था जुलाई रेवोल्यूशन और दूसरी रेवोल्यूशन था ग्रीक रेवोल्यूशन. ठीक है, अगर मैं जुलाई रेवोल्यूशन की बात करूँ तो ये मैं फ्रांस की बात कर रही हूँ. ठीक है, अब उसमें क्या हुआ था, यूरोप की बात करूँ बेसिकली, तो बर्बन किंग जो था ही वॉज ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज. बर्बन किंग की जगह कौन आ गए, लिबरल रेवोल्यूशनरीज. कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आई कि अब जो भी होगा मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी, एंड इट वॉज हेडेड बाय लुई फिलिप. उस टाइम पर मेटर्निक ने, जो कांग्रेस के होस्ट थे, उन्होंने कहा था व्हेन फ्रांस लूजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड. इट मीन्स कि अगर फ्रांस में कुछ भी होता है तो उसका पूरा इफेक्ट पूरे यूरोप में आता है. राइट, उसके बाद फ्रांस के बाद ब्रूसल्स में हुआ. ठीक है, रेवोल्यूशन. ब्रूसल वॉज द पार्ट ऑफ द यूके ऑफ द नीदरलैंड, बट लेटर ऑन इस रेवोल्यूशन के बाद ब्रूसल्स को भी फ्रीडम मिल गई फ्रॉम द यूके ऑफ द नीदरलैंड. ठीक है, उसके बाद आता है ग्रीक रेवोल्यूशन. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीस व्हिच वाज द पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी. ग्रीस ने अपना स्ट्रगल कब शुरू किया, 1821. और ग्रीक पीपल को किस किस से सपोर्ट मिला, फ्रॉम ऑल दोज ग्रीक पीपल जिनको देश निकाला कर दिया गया था, एग्जाइल कर दिया गया था. उसके अलावा वेस्टर्न यूरोपियन से जिनको काफ़ी ज़्यादा सिंपथी थी टूवर्ड्स द एशियन ग्रीक कल्चर. ठीक है, इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने भी फंड्स को ऑर्गेनाइज किया. लेटर ऑन उन्होंने आर्मी भी ज्वाइन करी, वॉर लड़ने गए, बट इन 1824 ही डाइड बिकॉज ऑफ फीवर. ठीक है, 1832 तक उनका रेवोल्यूशन मिला, एंड फाइनली इन 1832 इनको फ्रीडम मिल गई. और जब 1832 में फ्रीडम मिली तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन किया गया, जिसमें बोला गया कि अब ग्रीस अब से एक इंडिपेंडेंट नेशन माना जाएगा. राइट, उसके बाद 2 रेवोल्यूशंस करने के बाद आता है आपका सब टॉपिक दैट इज द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग. हियर ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लव एंड एवरीथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द लव टुवर्ड्स नेशन, एंड हियर टॉकिंग अबाउट द रोमांटिसिज्म, जिसमें आपके नेशनल सेंटिमेंट्स पता लगता है टुवर्ड्स योर ओन कंट्री. ठीक है, तो बेसिकली इन रोमांटिक पोएट्स और आर्टिस्ट का कहना था कि इफ यू लव योर कंट्री तो तुम्हारी जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग है वो तुम्हारी कंट्री के लिए लड़के आती ज़रूर है, बट टेरिटरी एक्सपैंड करने से, लोगों को मार के, वॉर करने से नेशनलिस्ट वाली फीलिंग नहीं आती. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कल्चर, और कल्चर के बाद इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लैंग्वेज. ठीक है, अगर आपने रोमांटिसिज्म वाली फीलिंग लानी है टूवर्ड्स योर ओन कंट्री. अब रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है, वो सारी कल्चरल मूवमेंट करना, ठीक है, जिससे एक तरीके से आपके मन में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स आते हैं, अपने नेशन के लिए सेंटिमेंट्स आते हैं, फीलिंग्स आती है. ठीक है, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जिनका कहना था दैट वी आर फार अवे फ्रॉम द ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस. ठीक है, मतलब हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, हर चीज़ के पीछे एक एक्सपेरिमेंट होता है, हम उस चीज़ से काफ़ी दूर रहते हैं. We only focus on the emotion of the people, intuitions of the people and the mystical feeling of the people. और उनका एफर्ट था कि इस इमोशन को यूज़ करके हम लोगों की फीलिंग को यूज़ करके क्या करें, लोगों के अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग लेके आए, उनको बताए दैट वी हैव अ कॉमन कल्चरल पास ऑन द बेसिस ऑफ नेशन. राइट, एक जर्मन फिलोसोफर थे जॉन गॉटफ्राइड, स्पेलिंग ध्यान से देख लेना, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, उन्होंने भी नेशनलिज्म वाली फीलिंग लाने की कोशिश करी थी अमंग द पीपल थ्रू फोक सॉन्ग्स एंड फोक डांसेस.
ठीक है। एंड ये क्यों किया गया था, ताकि जितने भी एशियन नेशनल स्पिरिट है उसको जगाया जाए, उसको रिकवर करा जाए और लोगों के मन में एक मॉडर्न मैसेज भेजा जाए, स्पेशली हु आर इलिटरेट, दैट वी बिलोंग टू द सेम नेशन, दिस इज आवर नेशन, वी हैव टू प्रोटेक्ट दिस नेशन फ्रॉम द इविल थिंग्स, राइट। एंड 18th सेंचुरी में इसके बाद एक केस स्टडीज भी दी हुई है, यहाँ पे एक केस स्टडी है पोलैंड की, और इस केस स्टडी में बताया हुआ है कि लैंग्वेज ने कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था पोलैंड को बचाने के लिए। अब 18th सेंचुरी में पोलैंड को पार्टीशन कर दिया, और पार्टीशन करके किससे पार्टीशन कर दिया, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया से। और जब उसको पार्टीशन कर दिया, दैट मीन्स पोलैंड इज नो लॉन्गर एन इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है। बट नेशनलिस्ट वाली फीलिंग को अलाइव करने के लिए यहाँ पे लैंग्वेज ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, म्यूजिक के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जितने भी रशियन रिबेल्स थे, मतलब जो आर्मी रिबेल्स थे पॉलिश के, जो फाइटिंग अगेंस्ट द रशियन गवर्नमेंट, तो रशियन गवर्नमेंट ने उनको कम्प्लीटली क्रश कर दिया, ठीक है। तो रशियन ने क्या किया, पोलिश लैंग्वेज को पोलैंड से हटा दिया हर जगह से और रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया। बट पीपल रिफ्यूज टू टीच इन रशियन लैंग्वेज, पोलिश लैंग्वेज, उन्होंने पोलिश लैंग्वेज को यूज़ किया टू फाइट फॉर द कंट्री, ठीक है, तो कंट्री के लड़ने के लिए। तो जितने भी लार्ज नंबर ऑफ फ्री थे, बाइशॉप थे, उन्होंने कहा था कि विल नॉट रीच इन रशिया, जिसकी वजह से उन्हें जेल में भी भेजा गया, साइबेरिया में भी भेजा गया एज अ पनिशमेंट की वाई दे रिफ्यूज टू टीच इन रशियन लैंग्वेज। तो ये जो पॉलिश की लैंग्वेज यूज करी गई थी, इट वॉज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। Then next सब टॉपिक इज हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। अब इसमें बताया गया है कि 1830 में यूरोप जो है वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन फेस कर रहा था, जिसकी वजह से फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में एकदम से पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गई थी। एंड पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट कम थी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कम थी और जॉब सीकर्स ज़्यादा थे। तो जितने भी लोग थे रूरल एरिया से, व्हाट दे डिड, दे माइग्रेटेड टू सिटीज, जितने भी लोग थे रूरल एरिया से, दे माइग्रेटेड टू सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब। और वो कहाँ जाके रहने लग गए, ऑब्वियसली इन स्लम एरिया, जिसकी वजह से स्लम एरिया काफ़ी ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गया था। उस टाइम में पूरे यूरोप से, इंग्लैंड से इंपोर्ट किए जा रहे थे चीप मशीन में गुड्स, जिसकी वजह से छोटे छोटे प्रोड्यूसर को काफ़ी ज़्यादा स्टिफ कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ा। बैड हार्वेस्ट हो गया था, बैड हार्वेस्ट होने की वजह से फूड प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे एंड पॉपुलिज्म इंक्रीज हो गया था। पॉपुलिज्म मीन्स एक्सट्रीम पॉवर्टी। फिर 1840 में पेरिस में फूड शॉर्टेज हुआ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुई, दिस इज़ वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, एंड जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन थी वो सड़क पे आ चुकी थी। लुई फिलिप वॉज फोर्स टू फ्ली, वो भाग गया था, नेशनल असेंबली वापस आई, प्रोक्लेम रिपब्लिक, और उन्होंने राइट टू वोट दिया टू ऑल मेल एडल्ट अबव 21 ईयर्स, ठीक है, उन्होंने गारंटी दी कि भाई हम राइट टू वोट देंगे। फिर उसके बाद एक केस स्टडी है वीवर्स ऑफ सिसिलिया की। इस केस स्टडी में ये बताया गया है कि 1845 में कुछ वीवर्स थे, उन्होंने क्या किया, दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे, रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे वीवर्स को, वीवर्स उस रॉ मटेरियल को टेक्सटाइल में चेंज करते थे और फिर कॉन्ट्रैक्टर्स उनको फिनिश गुड्स को खरीद के आगे बेचते थे। बट वीवर्स ने क्या किया, दे ड्रास्टिकली रिड्यूस द पेमेंट। तो 4 जून 1845 को एट 2 PM लार्ज क्राउड में था व्यूवर्स का, उन्होंने दो ग्रुप में मार्च किया। एक ग्रुप गया उनकी मैंशन की तरफ टू डिमांड फॉर द हाई वेजेस एंड और वो उनके मैंशन में एंटर करके बहुत तोड़ा फोड़ी करी, फर्निचर्स वगैरह की। और जो दूसरा ग्रुप था वो प्रोडक्शन हाउस में गया, ठीक है, एंड टोर द क्लोथ्स इनटू श्रेड। क्या किया, दे टोर द क्लोथ्स इनटू श्रेड। जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो अपनी फैमिली के साथ नेबरहुड विलेज में चले गए बचने के लिए, बट नेबरहुड विलेज ने भी रिफ्यूज कर दिया उनको शेल्टर देने के लिए। देन दे रिटर्न्ड आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द आर्मी, बट इन एक्सचेंज क्या हुआ, 11 वीवर्स वर शॉट, उनको मार दिया गया था। And then the next subtopic is 1848, the Revolution of Liberals. 1848, Revolution of Liberals. तो जितने भी इवेंट्स हुए थे 1848 में फ्रांस के अंदर, ठीक है, उससे क्या हुआ, मोनार्क को अब्डिक्ट कर दिया गया, एक रिपब्लिक कंट्री बनाई गई, यूनिवर्सल मेल सफरेज कंट्री बनाई गई, मतलब मोनार्क खत्म हो गया, रिपब्लिक कंट्री बनी जिसमें यूनिवर्सल मेल सफरेज था, ठीक है। ये मैं सिर्फ फ्रांस की बात कर रही हूँ 1848 में। फिर पूरे यूरोप की बात करूँ, देयर वाज नो इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। यूरोप में
अभी तक एक भी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में सेड्रिक क्यूरो की ड्रीम में बताया था, स्विट्जरलैंड यूएस क्रॉस कर चुका था, उसके पीछे फ्रांस का, फ्रांस को अभी 1848 में रिपब्लिक नेशन बना ही है। और फ्रांस के पीछे कौन था? जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ये अभी तक नेशन स्टेट नहीं बने थे। ठीक है। मेन वुमेन जो लिबरल क्लास के थे, उन्होंने क्या किया, अपनी डिमांड्स को कंबाइन किया। ठीक है, बोला कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, नेशनल यूनिफिकेशन लाओ हमारी कंट्री में। तो जब उन्होंने देखा कि ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड पर बढ़ रही है, they took advantage of it. They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of nation state on parliamentary principle of constitution, freedom of press and freedom of association. तो जब इन लोगों ने देखा, मिडिल क्लास पीपल ने, कि ये जो डिमांड है लोगों की कि भाई एक पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, तो दे स्टार्टेड फाइटिंग फॉर दीज थिंग्स। अब मैं जर्मन रीजन की बात करूँ, तो बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, ठीक है, प्रॉस्पेरस आर्टिसंस, इन लोगों ने क्या किया, दे केम टुगेदर, दे मीट एट फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट में मिले टू वे वोट फॉर द ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, राइट। फिर 18 मई 1848 में 18 मई 1848 में 831 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुए एंड दे टुक देयर प्लेस इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ठीक है, 831 मेंबर्स इलेक्ट हुए एंड दे टुक प्लेस इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। कहाँ पे मिले थे? इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मिले थे चर्च ऑफ सेंट पॉल में टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसने ड्राफ्ट किया था? 831 मेंबर्स, जो इलेक्ट हुए थे इन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली में। ठीक है। डिप्यूटीज ने क्या किया? जितने भी डिप्यूटीज थे उन्होंने फ्रेडरिक विलियम फोर को क्राउन पहना दिया गया एज द किंग, ही वाज द किंग ऑफ द प्रशिया। बट उसने क्या किया? ही रिजेक्टेड द क्राउन एंड ही जॉइन अदर मनार्क। कि उसने क्या किया? किंग ऑफ रशिया जो था उसको क्राउन बना दिया गया, दैट यू आर आर लीडर, बट उसने मना कर दिया कि दैट आई डोंट वांट टू बी योर लीडर एंड आई एम अगेंस्ट योर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। और किंग ऑफ रशिया ने बाकी मोनार्क्स के साथ हाथ जोड़ दिए। ठीक है। इसी टाइम पे पार्लियामेंट वाज डोमिनेट। अब पार्लियामेंट में कौन था? फ्रांस 831 मेंबर्स में कौन था? मेजोरिटी ऑफ पीपल, मिडिल क्लास पीपल। ठीक है, जिनमें वर्कर्स की डिमांड, आर्टिसंस की डिमांड, ठीक है, who resisted the demands of workers and artisans and lost their support. मतलब middle class people थे, they were not working for the demands of the peasants, they were not working for the demands of the artisans, जिसकी वजह से मिडिल क्लास ने आर्टिसंस और peasants का सपोर्ट कम्प्लीटली खो दिया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड, डिस्ट्रॉय एंड फॉल। उसके बाद क्या हुआ? अब काफ़ी लोग हट गए। 831 मेंबर्स में मिडिल क्लास मेजोरिटी थी जो आर्टिसंस और पीजेंट्स पे ध्यान नहीं दे रही थी, उन्होंने सपोर्ट खो दिया। उसकी वजह से जो ये असेंबली थी, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, वो कम्प्लीटली खत्म हो गई। ठीक है। जो इशू था एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट टू द वुमन, वो कॉन्ट्रोवर्शियल विद इन द लिबरल मूवमेंट, और इस लिबरल मूवमेंट में एक और कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी कि वुमेन को भी राइट्स दिए जाए, राइट। जो वुमेन थी, दे वर एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द लिबरल मूवमेंट ओवर द ईयर्स। काफ़ी टाइम से लिबरल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी। उन्होंने खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई थी, न्यूज़पेपर बनाए थे एंड दे पार्टिसिपेटेड इन मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है। फिर भी उनको सफरेज राइट्स नहीं मिले, उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले। ठीक है। फिर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में भी उनको एडमिट कोई जगह नहीं मिली, दे वर ओनली एडमिटेड एज द ऑब्जर्वर। तो इसलिए वुमेन का भी सपोर्ट ऑल जर्मन नेशनल असेंबली से हट चुका था। तो मोनार्क्स जो थे, जो किंग ऑफ प्रशिया और बाकी मोनार्क्स जो थे, जो वर अगेंस्ट दी ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, दे बिगेन टू रियलाइज कि जो रेवोल्यूशन और रिप्रेशन है वो तभी हम लेके आ सकते हैं, हम इन लोगों को तभी रोक सकते हैं अगर हम लिबरल नेशनलिस्ट को थोड़ा कंसेशन देंगे। तो 1848 में सारे मोनार्क्स ने क्या किया, सेंट्रल और ईस्टर्न मोनार्क्स ने क्या किया, दे स्टार्टेड टू ब्रिंग चेंजेस और अच्छे अच्छे चेंजेस लाने की कोशिश करी इन वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815। उन्होंने सर्वडम को खत्म कर दिया, बॉन्डेड लेबर को खत्म कर दिया, दैट इज फोर्स्ड लेबर। तुम फोर्सफुली किसी से काम नहीं करा सकते। कहाँ पे? हैब्सबर्ग डोमिनियन में भी और रशिया में भी। तो ये चेंजेस मोनार्क्स लेके आए लोगों को शांत करने के लिए। ऑलराइट, सो दिस इज इट इन टॉपिक 3। नेक्स्ट है आपका टॉपिक 4, जिसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। एंड फॉर मोर सच वीडियोज एंड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स, do not forget to subscribe my channel and do not forget to ring the bell icon. अगर किसी भी तरीके का डाउट है, you can comment in the comment box or you can reach us out on Instagram, Facebook और Telegram.
sample papers चाहिए किसी भी तरीके की help चाहिए, you can reach us out on the number which is given below. So I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye everyone.